Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. In this video we'll talk about simplex method. So let's get started. Simplex method में हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन होती है उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ z इज़ इक्वल टू x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. केस हमारा मिनिमाइजेशन का है जो सब्जेक्ट होता है कुछ कंस्ट्रेंट्स के ऊपर. लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. The given problem in standard form is z is equal to 2x1 minus 3x2 minus 2x3 subject to. सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उनको कन्वर्ट करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं. स्लैक वेरिएबल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंस्ट्रेंट लेस दैन इक्वल होती हैं. फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज़ लेस दैन इक्वल एंड द स्लैक वेरिएबल इज़ x4. Second constraint is less than equal, slack variable is x5. Third constraint is less than equal and the slack variable is x6. स्लैक वेरिएबल ऐड करने के बाद किसी भी कंस्ट्रेंट के अंदर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं. अगर हमारे पास तीनों कंस्ट्रेंट या एक या दो कंस्ट्रेंट ग्रेटर दैन इक्वल होती तो हम उस पर सरप्लस वेरिएबल को ऐड करते माइनस x4 माइनस x5 माइनस x6. टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बेसिक वेरिएबल x1 x2 x3 x4 x5 x6. जितने भी बेसिक और नॉन बेसिक कोएफिशिएंट और वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उनको लिखते हैं. देन सोल्यूशन एंड रेशो. z इज़ अ नॉन बेसिक वेरिएबल और जितनी कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्लैक वेरिएबल्स को यूज़ किया था उनको हम बेसिक वेरिएबल्स में लिखते हैं. x4 x5 और x6 आर बेसिक वेरिएबल्स. अब हम z की वैल्यू को भी कन्वर्ट करेंगे. z की सब वैल्यूज़ दूसरी तरफ चली जाएंगी और माइनस में और प्लस में चेंज हो जाएंगी. जैसे z माइनस 2x1 माइनस 3x प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 0. अब हम z की सब वैल्यूज़ को टेबल में प्लॉट कर देंगे. सिमिलरली कंस्ट्रेंट की वैल्यूज़ को भी हम टेबल के अंदर प्लॉट कर देंगे. जैसे x4 कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो उसकी वैल्यूज़ आई थी उनको टेबल में प्लॉट करेंगे. 3 माइनस 1 2 1 x5 और x6 इसमें हमारे पास मौजूद है. उनकी जगह 0 आ जाएगा एंड दैन सोल्यूशन इज़ 7. सिमिलरली x5 और x6 की वैल्यूज़ को भी हम प्लॉट करेंगे. अब हम ये चेक करेंगे z रो में मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है. मिनिमाइजेशन के केस में हम मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट चूज़ करते हैं और मैक्सिमाइजेशन के केस में हम मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट चूज़ करते हैं. As it is the case of the minimization, so we choose the most positive element in Z row. So the most positive element in the Z row is 3. So we choose second column and we divide whole column elements from the solution column. लेकिन हम negative elements को solution column के साथ divide नहीं करते. For example, 7 doesn't divide by the minus 1. So we divide 12 divided by 4 is equal to 3 and 10 divided by 3 is equal to 3.33 something. अब हम 3 और 3.3 में जो मिनिमम नंबर है वो चूज़ करेंगे और मिनिमम बिटवीन बोथ ऑफ देम इज़ 3. So the pivot element is in the third row, second column, which is 4. As the pivot element is 4, so x2 is the entering variable and x5 is the leaving variable. x2 एंट्रिंग है और x5 लिविंग है. इसका मतलब ये है कि x2 की जगह x5 की जगह हम x2 को रिप्लेस कर देते हैं बेसिक वेरिएबल्स में. सिंस 4 इज़ द पिवट एलिमेंट सो द x2 इज़ एंट्रिंग वेरिएबल एंड x5 इज़ द लिविंग वेरिएबल. अब हम दोबारा से एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम पिवट एलिमेंट जिसको 1 होना चाहिए उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए होल रो को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 से डिवाइड करने के बाद जो थर्ड रो थी वो चेंज हो जाएगी -1/2 1 0 0 1/2 0 एंड 3 1/4 आर 3 जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लिखा हुआ है. हम इसको साइड पे वैसे लिखते नहीं हैं. और बेसिक वेरिएबल में x5 की जगह x2 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज x2 इज़ द एंट्रिंग वेरिएबल और x5 इज़ द लिविंग. अब हम थर्ड रो की मदद से बाकी जितनी भी रो हैं रो 1 रो 2 और रो 4 हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे. हम फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड फोर्थ रो इनकी वैल्यूज़ को थर्ड रो की मदद से फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करेंगे r1 माइनस 3 r3 r2 प्लस r3 r4 माइनस 3 r3 की मदद से. ये हमने लिखनी नहीं होती, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने साइड पे लिखी हुई हैं. इनको आप बाद में रिमूव कर सकते हैं. लेट्स फाइंड द z रो.
Z रो फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे R1 प्लस माइनस 3R3। R1 मतलब फर्स्ट रो Z को डिनोट कर रही है, और इसकी वैल्यूज़ फर्स्ट रो की वैल्यूज़ जो हमारे पास फर्स्ट टेबल में गिवन है हम वो लिखेंगे। उसके बाद हम उसके नीचे लिखेंगे प्लस करेंगे -3 इंटू R3। -3 को थर्ड रो के साथ जो हमने x2 निकाली है दोबारा से 1/4 से डिवाइड करने के बाद उन वैल्यूज़ को -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उनको फर्स्ट रो के साथ ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/2 0 2 0 -3/2 0 एंड -9। सिमिलरली R2 प्लस R3 करेंगे। R2 के सब एलिमेंट्स जो फर्स्ट टेबल में लिखे हुए हैं उन सब एलिमेंट्स को लिखेंगे और उनको ऐड कर देंगे R3 के एलिमेंट्स के साथ, और ऐड करने के बाद जो वैल्यूज़ आ जाएंगी 5/2 0 2 1 1/2 0 और 10। इन सब वैल्यूज़ को हम टेबल में प्लॉट कर देंगे सेकेंड टेबल में। और सिमिलरली हम जो फोर्थ रो है उसकी वैल्यूज़ को भी इसी तरह से वन कर लेंगे। R4 प्लस -3R3। टेबल में सब वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट अभी भी कौन सा है। सो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट इन द Z रो इज़ 2। सो वी चूज़ थर्ड कॉलम। अब हम थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको सोल्यूशन कॉलम के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट द नेगेटिव एंड द ज़ीरो। सो 10 डिवाइडेड बाई 2 is equal to 5. Similarly 1 divided by 8, 1 डिवाइडेड बाई 8 करने से 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो पिवट पॉइंट होगा इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है 1/8 है, और पिवट एलिमेंट इज़ इन द फोर्थ रो विच इज़ 8। सिंस 8 is the pivot element which is in the row 4, so x3 is the entering variable and x6 is the leaving variable. So we replace the basic variable last element x6 by x3 in the third table. Since x3 is the entering variable and pivot element which is 8 which is must be 1, इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम होल रो को 8 से डिवाइड करेंगे, और 8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -5/16 0 1 0 -3/2 3/32 1/8 1/8। अब हम फोर्थ रो की मदद से फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। R1 प्लस -2R4 R2 प्लस -2R4, लेकिन R3 के लिए हम ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे बिकॉज R3 इज़ ज़ीरो ऑलरेडी। हमने इसको ज़ीरो में ही कन्वर्ट करना था, लेकिन ये ऑलरेडी है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ज़ीरो होने की वजह से हम थर्ड रो के सब एलिमेंट्स को टेबल के अंदर एज इट इज़ प्लॉट कर देंगे, और हम जस्ट रो 1 और रो 2 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, और उनको फाइंड करने के लिए R1 प्लस -2R4 एंड R2 प्लस -2R4 इनसे हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये हमने लिखनी नहीं है साइड पे, जस्ट बताने के लिए मैंने लिखी कि मैंने वैल्यूज़ कैसे निकाली हैं। फिर R1 की सब वैल्यूज़ जो हमने सेकेंड टेबल में निकाली थी उनको लिखेंगे, और उनको प्लस -2 इंटू R4 की वैल्यूज़ लिखेंगे। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको हम टेबल में प्लॉट कर देंगे। 9/8 0 0 -9/16 -1/4 -37/4। सिमिलरली हम सेकेंड रो की वैल्यूज़ को भी इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। R2 प्लस -2R4 इन सब वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि थर्ड Z रो में अभी भी हमारे पास कोई पॉजिटिव एलिमेंट मौजूद है या नहीं। सो फर्स्ट रो Z रो में जो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट है वो है 9/8। सो वी चूज़ फर्स्ट कॉलम एज 9/8 इज़ द मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट in the first row or Z row. So we choose first column and divided by the solution column. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास किसी भी रो में नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं तो हम इसको सोल्यूशन एलिमेंट्स के साथ डिवाइड नहीं करते। सो थर्ड एंड फोर्थ रो आर नेगेटिव एलिमेंट्स, सो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। सो पिवट एलिमेंट इज़ इन द सेकंड रो विच इज़ 25/8। जेड रो में भी हमारे पास पिवट एलिमेंट नहीं होता। सो x1 इज़ द एंटरिंग वेरिएबल एंड x4 इज़ द लीविंग वेरिएबल। एज द पिवट एलिमेंट मस्ट बी 1, सो 1 में पिवट एलिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए 25/8 से ही हम डिवाइड करेंगे या 8/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आएंगी 1 0 0 8/25 7/50 -2/25 एंड 78/25। अब हम R2 को यूज़ करके Z R2 R3 एंड R4 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, और उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम R1 प्लस -9/8 R2 R3 प्लस 1/2 R3 एंड R4 प्लस 5/16 R4 करेंगे, और उनसे हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी
वैल्यूज़ निकालने के बाद हम इनको रिमूव कर सकते हैं। ये जस्ट आपका पॉइंट क्लियर करने के लिए हम वैल्यूज़ किस तरह से निकालती हैं मैंने लिखी थी। अब हम ये चेक करेंगे जेड रो में अभी भी कोई मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट है या नहीं। अगर मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट निकल आएगा तो हम उस पॉइंट जो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट होगा उसके कॉलम के एलिमेंट्स को सोल्यूशन कॉलम के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करेंगे। लेकिन जहाँ पे जेड रो में कोई भी मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट नहीं आया, सो हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा सोल्यूशन है वो भी आ चुका है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे जो सोल्यूशन हमने निकाला है वो ठीक है या नहीं। उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था z इज़ इक्वल टू x1 - 3 x2 - 2 x3, इस ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन के अंदर x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ जो हमने लास्ट टेबल से निकाली हैं उनको प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद हम ये चेक करेंगे दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। मैंने इनको प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद जो मेरी दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। सो वेरिफिकेशन बिल्कुल ठीक हुई है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑप्टिमल टेबल विद द ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो z is equal to -319/25, x1 is equal to 78/25 and x2 is equal to 114/25 as required.